बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 18 जून साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो और आज का ये प्रोग्राम स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। मैसेजेस पढ़ना शुरू करूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज शाहिद इकबाल का है। कहते हैं दादाजी फरमाइए क्रेडिट कार्ड से जान कैसे छुड़ाऊं? एक ही दफ़ा उसकी अदायगी करें और जान छुड़ाएं। ये क्रेडिट कार्ड में लोगों को हमने खुदकुशियां करते हुए भी देखा। वो जब इस जंगल में फंस जाते हैं, ये बहुत खौफनाक। ठीक है ना, मेरा बैंक भी तुला हुआ कि नहीं, हम आपने आपको क्रेडिट कार्ड देना है, मैं उसका फोन ही नहीं रहने का। ओवर स्पेंडिंग को इनकरेज करते हैं ना, तो आप फंस जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज रजी का है। रजी कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि चीनी के मसले पर, चीनी की कीमत बढ़ने के मसले पर इतनी हम जो है हाहाकार सुनते हैं। बिजली और गैस तो इससे कहीं ज़्यादा महंगी हुई है, चीनी के मसले पे इतना वावेला क्यों? शायद बिजली और गैस तक रसाई जो है वो हमारे सारे अवाम की नहीं है ना, तो चीनी तक सारे अवाम की रसाई है। वैसे भी चीनी को गरीब आदमी की खुराक कहा जाता है कि जिस्म को जितनी शुगर की ज़रूरत होती है हम वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरी करते हैं। बनता तो अंदर जाके सारा ग्लूकोज ही है ना, तो हम उसकी फल खा लेते हैं, मीठा कोई कुछ कर लेते हैं, वो बेचारा मिठी चाय पी लेता है या चीनी का फक्का मार देता है, तो उसके अंदर वो वाली चीज़ पूरी हो जाती है। तो यानी पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसको आपने एक बुनियादी नेसेसिटी से महरूम कर दिया, जिसके बाद बीमारियां उसकी किस्मत हो जाती हैं। तो इसलिए इस पर ज़्यादा तनकीद होती है। जी। आपको पता है लहसुन फिर गिर गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर गिर गई महीना वाली। हाँ 8% गिर गई महीने की हो जी। मुझे पता है अब क्या कहने लगे। इतनी की देर तो इनका झूठ बरकरार रहता है। वो गिरनी थी क्योंकि 10 माह का डाटा लेना था ना, तो 10 माह में जैकअप करके दिखा दिया ना सारा। ठीक है ना। जी। वकास मंजूर पूछते हैं दादाजी लाहौर शहर में सेंटर ऑफ द सिटी फुल थ्रोटल पर इंडियन एफएम रेडियो चल रहे हैं, ये किसकी मोहब्बत में और क्यों? आप नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, सलामत रहूं, मेरा पेट के ऊपर मजीद टांके ना लगे? ठीक है ना, उन्हीं की मोहब्बत से चल रहे हैं, उन्हीं की इजाज़त से चल रहे हैं। दादा पोता शो किसी रेडियो पे नहीं चल सकता जी, बैन है। अगर कोई रेडियो उसका कोई हिस्सा चला दे तो वो बकवास करते हैं, वो बुला के उनको बाकायदा पैमरा हेड ऑफिस के अंदर। पैमरा वाले नहीं, वो तो हमारे यार हैं, कोई और वहां पे बैठ के भौंकता है। ठीक है, लेकिन इंडियन इनके यार है ना, सलूट मारा हुआ है ना उनको। तो उनके रेडियो चलवाते हैं यार, तो चलवाते रहे भाई, हम अपनी इस छोटी सी आवाज़ के साथ चलते रहेंगे। ये उन्हीं की कनाइमेंट से चल रहे हैं ना सर। ठीक है, अभी आप देखिएगा वो इस वक्त कोई बोझ उठाने को तैयार नहीं है इनका। इन्होंने जो पिछली दफ़ा अमन की आशा के साथ किया है ना, अब कोई भी उस वक्त तरक्की पसंद ही टक्कर गए थे मुशर्रफ को, उन्होंने बोझ उठा लिया था। पहले मौलवी बोझ उठा लिया करते थे इसका, इस तरह की बातों का। अब दोनों जो है वो कहते नहीं पायन, नहीं जनाब ना, अपना बोझ आपे उठाओ ना। तो फिर तभी 5वीं पुश्त की दोगली बिलागी जंग के ऊपर फिर सैकड़ों अरब रुपए खर्च करने पड़ गए ना, कि ये बोझ कौन उठाए इस तरह की गुलामियों का। ये उन्हीं के कनाइमेंट से चल रहे हैं। पीटीओ के ऊपर उनका कब्जा, पैमरा के ऊपर उनका कब्जा है। तो फिर हम तो यही कहेंगे ना, उनकी वजह से चल रहे हैं ना सर, जिनका नाम लेने से बंदा गायब हो जाता। आगे चल पे कर जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है शहजाद राजपूत का। कहते हैं इमरान खान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में या फिर इंग्लिस्तान में, कहाँ नजर आता है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता ना उसका कोई मुस्तकबिल पहले था। ठीक है, उसको एक कवर बना के, उसको एक स्टूज बना के कुछ लोगों ने अपने मफादात और अपनी आइंदा नस्लों के मफादात हासिल किए हैं। और ज़ाहिर है जब उन्होंने हासिल किए हैं तो पिछों भी तो 176 पर वोट होके आएंगे ना, वो भी हासिल करेंगे। तो इस तरह के स्टूजेस दस्तयाब रहे हैं और रहेंगे। ठीक है,
ये अलग बात है कि स्टूजेस को कुछ सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद जब अकल आती है, उस वक्त तक वो नया तराश चुके होते। जी, परवीन का मैसेज है, आपने पूछा कि 1979 से ईरान पर पाबंदी। परवीन है या परावीन है? प्रावीन है। परावीन है, ये इंडिया से। जी, नेक परवीन होती तो यहाँ से। यहाँ से होती जी। ईरान पर पाबंदियां लगने के बावजूद ईरानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्यों और कैसे? अब देखिए, कुछ जो होती है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है, जिसको हम डोमेस्टिक कॉमर्स कहते हैं। फर्ज करें इंडिया जो है वो अगर किसी को चीज़ एक्सपोर्ट नहीं भी करता तो फिर भी उसकी जीडीपी की ग्रोथ तो नहीं ना रुकेगी। उसके लोकल लोगों ने, नए लोगों ने गुर्बत से ऊपर एलिवेट होना है, तालीम हासिल करके अपना मेयार बेहतर करना है, उनकी स्पेंडिंग में इजाफा होना है। अगर वो पहले हफ्ते में कहीं एक दफ़ा गोश्त खाते थे, अब वो 4 दफ़ा चिकन पकना है उनके यहाँ। पहले अगर वो घटिया सब्जियां पकाते थे, अब हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स पे जाना है उन्हें, हाई क्वालिटी पल्सेस पे जाना है। तो उन्होंने अपना लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर करना है, कपड़ों का मेयार बेहतर करना है, अच्छी जगह पे घर लेना है। ये तमाम चीज़ें पुल जनरेट करती हैं ना जी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। और जब ये पुल जनरेट करेंगी तो डोमेस्टिक कॉमर्स जो है वो बढ़ेगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी का साइज बढ़ेगा। यही हाल तुर्की में है। तुर्की कह रहा हूँ, ईरान में है। ईरान की तमाम चीज़ें बादाम से लेके और ऑयल तक इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती हैं। ईरान की स्वीट्स से लेके और फर्श की टाइल तक ये लाहौर में बिक रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी हर मुल्क के अंदर इस्टेब्लिश की हुई है, इन द नेम ऑफ रिलीजन और इन द नेम ऑफ सेक्ट, लेकिन उनकी चीज़ें तो जाती हैं ना जी। और उसकी पेमेंट डॉलर में नहीं आती, लेकिन किसी और तरीके से तो आती है। ठीक हो गया। तो इसलिए उनकी इकॉनमी जो है फिर ऑयल बेस्ड इकॉनमी हो, जबकि उनके मुकाबले में उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करके और कतर जैसा मुल्क और वो छोटे ममालिक जो गल्फ़ के हैं वो इतनी बड़ी अयाशियाँ कमा रहे हों, तो ईरान तो उसकी निस्बत बहुत कम तरक्की कर पा रहा है। फिर ईरान के पास जो है वो 8-9 करोड़ की आबादी भी है ना यार। इस खित्ते के अंदर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा मुल्क है ना वो। ये तो खारजी अरबी शोधे जो हैं ये तो खारजी बुला के भी उसके बराबर नहीं पहुंचते पॉपुलेशन वाइज। उस पॉपुलेशन की अपनी डिमांड है, अपनी एक पुल है जिसने इकॉनमी को आगे लेके जाना है उस प्रॉपर्टी की डिमांड ने। फिर वहाँ पे सरकार हैवीली सब्सिडाइज करती है। अहमदीनेजाद के दौर के अंदर ये बहुत फिनोमिना हुआ, उसने गांव में इतनी हैवीली सब्सिडी फेंकी, इतनी हैवी सब्सिडी फेंकी कि उसके नतीजे के अंदर गांव देहात के किसानों ने काम करना ही छोड़ दिया, बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बच्चों पर बच्चा कोई वो उनकी हुकूमत देती थी। ठीक है, तो ये बड़ी मुश्किल से रूहानी साहब जो है उस सिचुएशन को थोड़ा सा काम करने की तरफ वापस मोड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अहमदीनेजाद के नतीजे के अंदर आम लोगों को रिलीफ तो मिला, लेकिन मईशत का रगड़ा निकल गया और अभी तक निकला हुआ है। अब उनकी उम्मीद वाबस्ता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो करे, और अमेरिका जब पाबंदियाँ हटें तो अमेरिका के बैंकों में जो उनके सैकड़ों हज़ारों अरब डॉलर जो हैं वो फ्रीज़ पड़े हुए हैं शाह के दौर से, वो उनको वापस मिल सकें। तो फिर एक एक्सटर्नल इकॉनमी एक्सपोर्ट या पुश वो जनरेट कर लेंगे। अब वो ब्लैक की मार्केट में तेल बेचते हैं तो वो तकरीबन आधी कीमत में बिकता है। जब उसी बैरल के पूरे डॉलर आना शुरू होंगे तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें वो बहुत बेहतर होंगी। जबकि उनकी डोमेस्टिक पुल भी होगी, उन्हें यूएई की तरह बाहर से आने वाले कंजरों पे उम्मीद नहीं लगानी पड़ेगी कि ये उनके आएंगे यहाँ पे नाचेंगे, लोग आके इनको देखेंगे तो हमें पैसे दे के जाएंगे। यूएई की टोटल इकॉनमी तो ये है ना, ये चल रही है, बबल इकोनॉमी है कि सेंट्रल एशिया से मरासी या कंजर चलेंगे, यहाँ पे आके नाचेंगे और इंडिया पाकिस्तान से लोग तमाशबीन आएंगे, उनके ऊपर नोट मारेंगे और जाती दफा हमें भी दे जाएंगे। क्या बिजनेस मॉडल है दादाजी? यही बिजनेस मॉडल है ना उनका। आने के लिए हमारी एयरलाइन एमिरेट्स इत्तेहाद यूज करेंगे। दादाजी लेकिन दिलचस्प बात है, ईरान की पर कैपिटा इनकम $7200 है, हमारी 1500 तक यार। तो वो उनकी, मैंने कहा ना, डोमेस्टिक कॉमर्स ऊपर से ऑयल की इकॉनमी, उनको तो पाबंदियां मार गई जी, वरना तो वो डोमिनेट कर रहे होते। और हमें भी जो ईरान के हामी यहाँ पे बैठ के आंखें दिखाते हैं वो इसी बुनियाद पे दिखाते हैं ना भाई। दुरुस्त है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास अजेंद्रा का है। अजेंद्रा, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट पे इनपुट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं उसको रेगुलर पढ़ता नहीं हूँ ना, हम उस पर नज़र रखते हैं। वैसे भी इंडियन मार्केट जो है वो मतलब कि नाइके के और
नाइस के बराबर की मार्केट है, हमारा उनसे क्या मुकाबला। वहाँ पे तो आप वेदर भी एज ए वो क्या होता है जिस डेरिवेटिव के तौर पे वो भी वेदर तक ट्रेड होता है। हाँ। तो निफ्टी की बात करें ना, निफ्टी है ना इंडियन मार्केट, हाँ। और दूसरी वो मेटल्स की MCX है। हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास उस्मान जावेद का है, कहते हैं दादाजी इस पर भी बात होनी चाहिए कि पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बहुत बुरी तरह से तबाह है, कभी इंडोर पे पाबंदी तो कभी आउटडोर पर, रगड़ा निकल गया उनका। हाँ, लेकिन जो बच गया ना इसमें से वो कमाएगा या कमा रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग जी। जो इसमें से सरवाइव कर गया। सबके ऊपर मुसीबत आई है, हम मुसीबत को ज़रा मिस हैंडल कर बैठते हैं, वो कर लिया और जिसके नतीजे में रगड़ा निकल गया। आमिर मुस्तफ़ा का मैसेज है, कहते हैं दादाजी लोगों की अक्सरियत रमज़ान में ज़कात देती है, मगर मैं आपके तवज्जुह से अपील करना चाहता हूँ कि बाकी 11 महीने भी लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात कही आमिर साहब ने। और ज़कात देने के लिए अगर बंदा ना मिले तो आमिर मुस्तफ़ा साहब से रब्ता कर लिया। बिल्कुल। इमरान अताउल्लाह, आपके मैसेज का शुक्रिया, इस पर बारहा बात हो चुकी, इसलिए मैंने आपका मैसेज ये समझते हुए नज़रअंदाज किया कि चूंकि इस पर बात हो चुकी है, लेकिन आप बार बार मैसेज लिख रहे हैं। ईडन के मुतासरीन का मुस्तकबिल हमें बताएं, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए भाई? हुक्म कीजिए, हमें हुक्म फरमाएं, आप क्या करें उनके लिए। और उनके जो हमने तो उस वक्त भी दौर इस पे शोर मचाया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मियाँ साहब ने अपने इसी के मालिक और अपने यार को हाउसिंग इनिशिएटिव का इंचार्ज बना दिया था। हमने पहले साल मियाँ नवाज शरीफ को शोर डाला था कि ये बेड़ा गर्क करके गया है ईडन का, इसने नहीं होने देना, तो नहीं होने दिया ना मियाँ साहब, ठीक है ना। उस जो इनिशिएटिव अथॉरिटी जो बनाई उसका हेड इसको बना दिया, वो जिससे अपना काम नहीं चल पाया उसने कौम का काम क्या चलाना था। और ऊपर से वो दुरानी जो है JUI वाला, उनको हाउसिंग का मिनिस्टर बना दिया। हाउसिंग का बेड़ा ही गर्क हो गया मियाँ नवाज शरीफ साहब। ऐ वेखो, किसी साढ़े वर्गे खाकसार दी भी सुन लिया करो, कभी नहीं चलना था वो मॉडल, नहीं चला। अच्छा, यारियां पाल लिया करो यार हुकूमत में आके, या फिर हुकूमत कर लिया करो। इसी तरह की वजह से आप मारे गए। मॉडल तमाम हुकूमतों का हैरत अंगेज तौर पर सेम है। एंगर होनी चली असद उमर से, उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब देखे ना, एक लाहौर का लाफजन आदमी था, उसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का हेड लगा दिया मियाँ साहब, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हमने उस वक्त शदीद तनकीद की, ये बाबा लाफजन है, ये दोस्तों यारों के सामने गपशप मार सकता है, वो भी जो खवातीन न सुन सकें। बैंक चलाना इसके बस की बात ही नहीं, तबाही फेर के निकल गया। हालांकि एशियाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के जरिए आप एग्रीकल्चर में मुआवजा कर सकते थे और कर सकते हैं। जब आप ऊपर ही एक बंदे को सिर्फ इसलिए कि ये मेरा यार है, ये दही पल्ले बड़े कमाल के बना के लाता था जब मैं जेल में था, तो फिर यही होगा ना। अब मुस्तकबिल की काबीना जो है वो आपको मियाँ नवाज शरीफ के घर, जब वो घर से निकलते हैं तो उसके इर्द गिर्द खड़ी नज़र आती है। और मैं सोच के हैरान होता हूँ कि अगली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ इनको जब अकोमोडेट कर रहे होंगे, और यकीनन करेंगे, तो उस वक्त ये लोग मेरे मुल्क का हशर क्या करेंगे। ये मैंने 2 मिसालें आपको पेश की हैं। एशियाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक पे उस लाफजन ने जिस बंदे को PRO रखा था, अब वो PTV पे बैठ के मियाँ नवाज शरीफ की माँ बहन एक कर रहा होता। सही है, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है ना। किसाना साहब की बात कर तो मजा आया मियाँ साहब, ठीक यार, कमाल है जी। नेक्स्ट मैसेज वसीम। और हर वो शख्स, जी अगली बात मैं कर दूं, हर वो शख्स जो जिनके बगैर मियाँ नवाज शरीफ साहब नाश्ता नहीं करते थे, जिनके बगैर हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ते थे, आज वो हर शख्स निजी महफिल में बैठ के मेरे जैसे को समझा रहा होता कि तू तेरा दिमाग खराब हो गया, वो उन्हें नहीं आना हैगा, ना बोलिया कर, ना अपनी जान को मुसीबत में डाला कर, हमारे भतीजों की ज़िंदगी के ऊपर रहम खा, उन्हें कम से कम यूनिवर्सिटी गुजर जाने दे। अब वो मुझे समझा रहा होता है और स्क्रीन पे बैठ के वो मियाँ नवाज शरीफ की ऐसी तैसी फेर रहा होता है। शहबाज शरीफ ने भी चुन के उन 2 एजेंट एंकरों को इंटरव्यू दिया है। वैसे यार मियाँ साहब के छित्र मेरते पैंदे ने, वैसे मियाँ बरादरां जी छित्रौल होंगी है ना, हर वो शख्स जो इनको गाली बकता है ना, ये जाके उसके पाँव पड़ते हैं, क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है। और हर वो शख्स जो नजरियाती और असूली बुनियाद के ऊपर, ठीक है ना, इनके साथ खड़ा होता है ना, पहले आन तो बाद उन्होंने नौकरी तो कटवाता जी।
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ है, ਸਕੂਲ ठीक चल रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਤੇ जरा फारग करो ना जरा। ए फरमाइशां कर, ठीक होता है, मेरिट पे होता है आपके साथ जो कुछ होता है। यार हद है यार, जिन लोगों ने एडवाइजरशिप कुटी है शहबाज शरीफ की, MD-PT भी रहे हैं, उसने वो बकवास की है और फिर इंटरव्यू देने भी उन्होंने गई, जेल तो रिहा होंदे ही शहबाज शरीफ इंटरव्यू देने उन्होंने गए। यार कमाल कमाल, क्यों भला जी क्यों? उधर भी राबते च है ना, कोई साडा केस प्लीड करे, घटिया लोग। जी नेक्स्ट मैसेज वसीम का है, कहते हैं दादाजी मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अवाम पर क्या असरात मुरतब होते हैं, जैसा कि अर्जेंटाइन वगैरह कर चुके। यार उसके अवाम के ऊपर अगर क़यादत अच्छी हो तो वो इम्पैक्ट नहीं आने, मैनेज कर जाते हैं, मैनेज कर लेती। सिर्फ जो ओवरसीज़ एसेट्स होते हैं उसके, कौमी एसेट्स, अफराद के असासे नहीं, कौमी असासे, ठीक है। तो अर्जेंटाइन ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। अर्जेंटाइन जो है वो उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। उसने सिर्फ ये धमकी दी थी कि मैंने डिफ़ॉल्ट करना है। यूनान ने भी धमकी लगाई थी, तो फिर IMF फौरन जाके ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने पैसे चाहिए। यूनान इन्ना का मुल्क है, ठीक है, और $15 बिलियन का उसे मिला था, और किसी एक ने $65 बिलियन का भी लिया है पैकेज IMF से। हाँ वो साउथ अमेरिकन किसी कंट्री ने लिया है $65 बिलियन का, और सानू सिर्फ $6 बिलियन ते दंदां दे पसीने आए हुए, ठीक है ना जी। इसका मतलब है उस लेवल पे भी नेगोशिएट करना होता जो है, वो भी मतलब कि किसी बंदे का काम होता है, क्रिकेटर का नहीं होता। सही बात है। ख्वाजा अज़वी, पता नहीं क्या नाम है, पूछते हैं, एजाज भी होना, शायद एजाजवी होगा। कहते हैं मसाइल को बार बार पेश करना कहाँ की अक्लमंदी है, हल पे आना चाहिए। कहते हैं मैं मुमकिन मसाइल उनके पास हल होगा तो वो हल पे आ जाएंगे, उनके पास हल ही नहीं है तो उन्होंने हल क्या पेश करना, आगे है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज में पूछा गया है कि दादाजी ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो सिलेंडर बेस्ड LPG गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे स्विच क्यों नहीं करता। तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर जहाँ पे कि पाइपलाइन नहीं पहुंची हुई, वहाँ पे सिलेंडर बेस्ड गैस इस्तेमाल होती है, और ये पाइप वाली अय्याशी तो मुश्किल से 8 से 9% आबादी को मुयसर है ना मुल्क की, बाकी सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वसीम ने दोबारा मैसेज किया, कहते हैं LPG और RLNG के रेट का जो फ़र्क है, कोई मोटी मोटी बात आम आदमी के लिए बता दें। नहीं, LPG जो होती है वो रिफाइनरी में लिक्विड की शक्ल में निकलती है, पहले ये हम बहा दिया करते थे। ये जो निसार अली ख़ान साहब जो हैं, ये जब मिनिस्टर बने हैं, ज़ियाउल हक साहब के दौर में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इन्होंने ली थी, तो उस वक्त इन्होंने स्टडी किया, और जब ये मिनिस्टर पेट्रोलियम दोबारा बने हैं नवाज शरीफ के दौर में, तो इन्होंने कहा कि यार भाईन ये तो इसमें के अंदर ये तो आग लग सकती है, इसको बहुत शदीद किस्म की, तो ये हम उठवाने के जो पैसे देते हैं तो इसको बेचा क्यों ना करें। और फिर उसके बाद ये सारा काम शुरू हुआ, ठीक है। LNG जो है, RLNG, वो गैस को ठंडा किया होता है, और सड़क के ऊपर 500-550 किलोमीटर के बाद वो गैस जो है ना, वो पानी जो है वो दोबारा गैस बनना शुरू हो जाता है सड़क पे ट्रैवल करते हुए, इसीलिए ये समुंदर में ट्रैवल करवाई जाती है। तो ये बाउज़र में ट्रैवल नहीं हो सकती, लिहाजा इसको वहीं पे दोबारा गैस में कन्वर्ट होना होता है। समुंदर के किनारे बंदरगाह पे जब जहाज़ लगता है तो गैस में कन्वर्ट करके इसे पाइपलाइन में डालना होता है, बाउज़र में नहीं इसको मूव किया जा सकता, इसीलिए पाइपलाइन हम बिछवा रहे हैं ना कराची से लाहौर तक। तो ये फ़र्क होता है जी उसके अंदर। अब उसकी कीमत जो है वो ऑयल के साथ साथ बढ़ती या कम होती है, RLNG की। LPG आपके यहाँ रिफाइनरियाँ लगी हुई हैं, गैस के पाइप लगे हुए हैं, वहाँ पे भी ये LPG पैदा होती है, बस उसकी रिकवरी एक इशू होता है। ये जो जामशेद जॉइंट वेंचर था, उस वक्त हम बहुत इस पर क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि पता नहीं किन्ना का खा गया है, ठीक है, कि ना सी उसका यार
वो बंगाली जो हैं अपने भाई, वो चले बहरहाल उस पर बात, वो एसोसिएटेड हाउसर है यार, मुझे नहीं पता अब आप किसकी बात जॉब कर रहे हैं। फड़ेगा ही नहीं जाम से जॉइंट वेंचर वाले। तो वो जनाब पता नहीं किसको कितनी कितनी शिकायतें थी उनसे, वो उन्होंने पूरी उठाते जा रहे थे कि हर जो जगह पे जहाँ पे ऑयल निकल रहा होता है वहाँ पे एलपीजी पैदा हो रही होती उस प्रोसेस में से, वो उसकी रिकवरी करते थे, उसको भरते थे। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया था उन्होंने। फिर कुछ पार्टियों को ख्याल आया कि जनाब ये कल्ले कल्ले ही खाई जा रहे हैं, फिर उन्होंने फाड़ लिया, उन्होंने वो कारोबार ख़त्म हो गया। मैंने पता किया पिछले दिनों, उन्होंने कहा जी वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था सरकार के था मुख्तलिफ कादरपुर गैस फील्ड के अंदर या इधर उधर सुई के अंदर जहाँ पे भी एलपीजी पैदा होती थी वो रिकवर करके तो उसको फिर उसकी सिलेंडर में भरते थे, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जी, वाइंड अप कीजिए, टाइम खत्म बस। बस। सामीन करामा आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दास जी, बेशुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।